बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिनका नाम था मूलचंद। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक चावल गुड़ दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा खरीदने आते। उसकी दुकान में दो लड़के काम किया करते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही पिता इस दुनिया में नहीं थे और वे सेठ के मोहल्ले में ही रहा करते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो भी कुछ मिलता वह अपनी माओ के हाथ में रख देते, जिससे वह घर का खर्चा चला सके। दोनों लड़के बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे और सेठ मूलचंद का हाथ बटाते थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का समय था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद थे। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को तकलीफ ना पहुंचे। रामू ज़्यादा समझदार था, उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसलिए सेठ को वह बहुत पसंद था। रामू दुकान के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए सेठ ने सोचा कि चलो घर का एक चक्कर लगा लिया जाए, शाम से पहले लौट आऊँगा। उसने अपने गले में रखी अशर्फियाँ एक थैली में रखीं और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रौबदार आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि सेठ को लगने लगा कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। वह अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर रामू और श्यामू भी अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। वे समझ गए कि यह अमीर आदमी बहुत सारा सामान खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत सस्ते होते हैं। मुझे बहुत मात्रा में अनाज दालें और गुड़ चाहिए। यह सब मिल सकता है क्या? सेठ मूलचंद यह सुनकर बहुत खुश हुए और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर समय सामान मौजूद रहता है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आंखें झुककर दुकान से बाहर झांका। सचमुच 6 ऊँट खड़े हुए थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थीं। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए। मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीज़ों को लिखने लगा। रामू श्यामू ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और गौहर सौदागर के नौकर सामान को ऊँटों पर लादने लगी। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5,000 अशर्फियाँ बन गईं। गौहर सौदागर ने एक एक हजार की अशर्फियों की 5 थैलियाँ निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने श्यामू को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी अशर्फियों को गिन रहा था। तभी उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियाँ जमीन पर गिर गईं। यह सब बहुत अचानक हुआ। अपनी इस हरकत पर श्यामू बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा। रामू जो उसके नज़दीक खड़ा था, उसने जल्दी जल्दी से अशर्फियाँ ज़मीन से उठानी शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब रामू उन अशर्फियों को ज़मीन से उठा रहा था, तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी।
रामू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ मूलचंद रामू पर बहुत विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन रामू की इस हरकत से सेठ के दिल को बहुत ठेस पहुंची। हालांकि उस समय सेठ ने रामू को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब वह रामू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर में जब उन्होंने पांचों थैलियों की अशर्फियां गिन लीं तो सेठ ने देखा कि रामू दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद रामू अशर्फी को छिपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर से सेठ को रामू की हरकत पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसे बहुत ईमानदार और साफ हाथ का लड़का समझता था। लेकिन आज उसने एक अशर्फी चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊँटों पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने श्यामू को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वह जल्दी से नौकरों के लिए शरबत लेकर आए। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। श्यामू जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत लेकर आ गया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नज़र दूर से आते हुए रामू पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे रामू ने एक अशर्फी चोरी की। उसी हरकत पर सेठ को फिर से दुख हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। रामू के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि रामू अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी है। थोड़ी ही देर में वे सब दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही रामू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वह आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सब देखकर सेठ मूलचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से में कहा, रामू यह सब क्या है? यह क्या बदतमीजी है? यह साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकतें नहीं की जा सकती। रामू ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा सेठ जी। सिपाहियों को देखकर गौहर सौदागर के चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए। श्यामू एक कोने में डरा सहमा खड़ा हुआ था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से रामू को देखा और कहने लगा, लड़के तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर रामू जरा भी नहीं घबराया और बोला, अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। सेठ ने जब यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वह देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर गया और अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियों को घिसकर देखा और सभी नकली थीं। यह देख गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊँटों से उतार कर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशर्फियों की थैली भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सकें। यह सब हंगामा देखकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए और कई तरह के सवाल करने लगे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वह एक बहुत बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो उसने बड़े प्यार से रामू को अपने पास बिठाया और कहा, रामू जब तुमने एक अशर्फी छुपाकर अपनी जेब में रखी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे उस चोरी पर बहुत बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। रामू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब श्यामू का हाथ लगने पर अशर्फियाँ जमीन पर गिरी थीं तब ठन करके आवाज़ हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने पर ऐसी आवाज़ आती है, परंतु जब अशर्फी जमीन पर गिरती है उसकी आवाज़ दूसरी होती है। यूँ लगता है कि जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर धक करके गिरा दिया हो। अशर्फी के गिरने पर जो आवाज़ आती है उसमें खनक नहीं होती, जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशर्फियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनी तो मुझे शक हो गया था।
मैं सबकी आंख बचाकर एक अशर्फी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशर्फी को ज़मीन में घिसने लगा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशर्फी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घिस लो, उसका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहाँ पर आया है। यह देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बातें सुनी और मुझे शाबाशी भी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही ही मेरे साथ भेजे। सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। श्यामू भी उन दोनों के पास खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वह हैरान था और साथ ही उसे खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने रामू से माफ़ी भी मांगी। इस खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है। तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मज़े करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उन्होंने रामू के बारे में पूछा। सेठ ने रामू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा किया। कोतवाल ने बड़े बड़े ही प्यार से रामू के सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वह पूरी घटना की जानकारी तुमसे चाहते हैं। रामू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो वह घबरा गया, मगर सेठ मूलचंद ने उसे दिलासा दी। कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वह कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुंची। वह धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में उनके मामले की सुनवाई शुरू हुई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद रामू ने अपनी बात कही। रामू की बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसलिए उसे 5 वर्ष की सजा दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने रामू से कहा कि युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बन पाते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने में से तुम्हें हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगी। और मैं तुम्हारे सेठ को हुक्म देता हूँ कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करे और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए सेठ तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बातें सुनकर रामू को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और यह बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भांप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम खुश नहीं? रामू ने कहा, मैं खुश तो हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? रामू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त श्यामू भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशर्फियाँ नीचे ना गिरती तो मुझे अशर्फियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशर्फियाँ असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो श्यामू ने ही किया है। उसकी वजह से ही धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। रामू की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका इतना प्यार देखकर बहुत खुश हुए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, तुम में बहुत अच्छी बात है और अपने दोस्त को भी तुम नहीं भूले। सबसे अच्छी बात यह है, अब मेरा फैसला है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतनी ही छात्रवृत्ति मिलेगी जितनी तुम्हें मिलेगी और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का सारा इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहाँ से चला गया। सब लोग चले गए तो श्यामू रामू से लिपटकर रोने लगा। इसके बाद तो दोनों लड़कों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई करते और फिर शाम के समय सेठ मूलचंद की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माँ बहुत खुश थी। सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिला करते वे उनकी माताओं के काम आते। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद भी बहुत खुश था। कुछ समय के बाद में दोनों युवक पढ़ लिख कर समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार में उनका कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले ही सीख चुके थे।
अब क्योंकि पढ़े लिखे थे, इसलिए उनका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। इस तरह दोनों ही लड़के खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।